नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री और 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष और 13 राष्ट्रीय सचिव के नामों का ऐलान किया गया है। राज्यों के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा 8 चेहरे उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां से 3 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 1 नेता को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। वहीं पार्टी के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। सांसद रेखा वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधान परिषद सदस्य और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मीकांत 4 बार से मेरठ से विधायक रह चुके हैं, ब्राह्मण का बहुत बड़ा चेहरा है। इस फैसले के आने के बाद बताया जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों के प्रति पार्टी के जुड़ाव के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। जिस प्रकार से बताया गया कि वीसी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी को इसमें लिया गया। सांसद अरुण सिंह पहले से ही तरह राष्ट्रीय महासचिव बने रहेंगे। अरुण सिंह के साथ यूपी से आने वाले राधा मोहन अग्रवाल को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो इसी पर करेंगे चर्चा। ये 8 चेहरे क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से रास्ता आसान बना पाएंगे? लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने 13 राष्ट्रीय सचिव के नामों का ऐलान कर दिया है। जेपी नड्डा के ऐलान करने के बाद सियासत में इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। यूपी के 7 शहरों को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा कर दी। इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष और 13 राष्ट्रीय सचिव के नामों का ऐलान किया गया है। राज्यों के लिहाज से देखें तो अब ज्यादा 8 चेहरे उत्तर प्रदेश में शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ से 3 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 1 नेता को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। वहीं पार्टी के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। सांसद रेखा वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधान परिषद सदस्य और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मीकांत 4 बार मेरठ से विधायक रह चुके हैं। इस फैसले को पसमानदा मुसलमानों के प्रति पार्टी के जुड़ाव के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। सांसद अरुण सिंह पहले ही तरह राष्ट्रीय महासचिव बने रहेंगे। अरुण सिंह के साथ ही यूपी से आने वाले राधा मोहन अग्रवाल को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सांसद राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर से विधायक रह चुके हैं, जहां से अब योगी आदित्यनाथ पार्टी के विधायक हैं। तो जेपी नड्डा की घोषणा करने के बाद इसे सियासत में अलग तरीके से देखा जा रहा है। अब देखना होगा 2024 के चुनाव में जेपी नड्डा ने जो ऐलान किया है, उनके नेतृत्व में पार्टी क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि नई टीम में का ऐलान कर दिया गया, अब सवाल इस बात का आ रहा है कि यूपी के लिए क्या रास्ता साफ होगा? ये 8 जो नए नाम ऐलान किए गए हैं, ये यूपी में 2024 में रास्ता आसान कर पाएंगे? यह लड़ाई इनके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होगी? ये सवाल तमाम निकल कर आ रहे हैं। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भूल कर बैठी है। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है और सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है, क्या मुसलमान को पसंद करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए पसमानदा मुसलमान, खासकर अगर देखा जाए क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी को जगह मिली है, तो इसको भी देखा जा रहा है। वहीं पश्चिमी यूपी को साधने के लिए ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से सुरेंद्र नागर जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, क्या वोट बैंक गुर्जर समाज का साध पाएंगे? ये भी सवाल सब निकल कर आ रहा है। वहीं बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पश्चिमी यूपी से पकड़ बनाने के लिए किए जा रहे हैं
क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि पकड़ बन जाएगी तो रास्ता और आसान बन जाएगा। तो जेपी नड्डा ने 8 नाम जो उत्तर प्रदेश से दिए हैं, इसको लेकर सियासत में अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। तो लगातार बीजेपी 2024 को जीतने के लिए रण में कूदी हुई है और नई लिस्ट आने के बाद से ये देखा जा रहा है कि काफी एक्टिव नजर आ रही है और नाम जो इस बार सामने निकल कर आए हैं, चाहे वो किसी भी बड़े नेता के नाम हो, उसको किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, यह भी सवाल निकल कर आ रहा है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी इस बिसात को बिछाने के लिए अपने सारे पत्ते खोल रही है धीरे धीरे करके और समय समय पर नामों का ऐलान करती जा रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौरव मिश्रा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दयाराम भार्गव, सुभाषपा से नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिल्पी चौधरी, समाजवादी पार्टी की नेता, जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी सुनीता प्रकाश, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले गौरव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। गौरव जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि नाम आने के बाद विपक्ष की तरह से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 8 नाम उत्तर प्रदेश से जेपी नड्डा जी ने दिए हैं, उनको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या 2024 का रास्ता यूपी का दिल्ली के लिए आसान होगा? देखिए, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है, संगठनात्मक विषय है। हमारे यहाँ निरंतर एक रोटेशन पॉलिसी है, उसके तहत हर तीसरे वर्ष तक बदलाव होता है और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है, तो जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश को लेकर के बढ़ जाती है। और जिस तरह से हमारा मिशन है 80 में 80 सीटों का, उस दृष्टि से चाहे वो सांसद हो, चाहे वो संगठन का पदाधिकारी हो या फिर कार्यकर्ता हो या फिर विधायक हो, सबकी सामूहिक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी को भरपूर निभाने के लिए ही नई टीम का गठन हुआ है और ये नई टीम निश्चित रूप से अपना परिणाम देगी। आने वाले चुनाव में वो दिखाई देगा। 2024 में आपको कहना है कि अच्छा परिणाम देगी ये 8 लोगों की टीम। शिल्पी जी, मेरी आवाज मैम आपको मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल। शिल्पी जी, आपने सुना गौरव मिश्रा जी को? गौरव मिश्रा जी का कहना है कि जो नाम 8 आए हैं वो 2024 में रास्ता आसान करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से गौरव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी के हर कदम को सराहनीय बताएंगे। लेकिन 2024 में ये जो आपके अग्रवाल साहब आए हैं, क्या वो व्यापारियों को बता पाएंगे कि नोटबंदी के क्या फायदे हुए थे? क्या वो जीएसटी के फायदे गिना पाएंगे? और अभी तत्काल 2000 के नोट बंद किए गए हैं, पूरा मार्केट जो ठप हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देते हुए, तो जो लोगों के व्यापार पर लात पड़ी है उसका जवाब भी अग्रवाल साहब को देना पड़ेगा। उसी तरीके से वीसी एएमयू को जो लाया गया है मंसूरी साहब को, तो अभी नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 450 टिकट दिए थे मुस्लिम कैंडिडेट्स को। बड़ा अच्छा कदम था और उन्हें लगा था कि इसके चलते सारा मुस्लिम समाज जो है हमारे कैंडिडेट्स को जिताएगा। लेकिन इस तरीके से कोई नतीजे सामने नहीं आए। अगल बगल और सामने सामने देखा है कि बहुत ज्यादा जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया है। जनता के लिए इस समय महत्वपूर्ण है बेरोजगारी, सुरक्षा, महंगाई। तो आप जाति पे या पसमानदा समाज या किसी को भी लेके आइए, पूरे बाजार ठप हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था की
जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। आपको लगता है कि आप संगठन में किसी का भी रिप्रेजेंटेशन ला करके लोगों को बरगला लेंगे? मुझे नहीं लगता इससे बहुत अच्छे कुछ नतीजे जैसा ये सोच रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं लोगों को मौका दिया है जिनको इन्होंने विधानसभा में टिकट काट दिए थे। तो ये भी सामने समझ में आ रहा है कि सिर्फ संतुष्ट करने की एक रणनीति है और लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये समय बताएगा। जनता पूरे तौर पर इनको हटाने का मन बना चुकी है और जनता इनको यही निर्णय देने वाली है। गौरव मिश्रा जी, सुना आपने, शिल्पी जी का कहना है कि जनता ने मूड बना लिया आप लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि तमाम सवाल हैं। जिस प्रकार से आपने देखा, मैम ने बताया कि व्यापारी वर्ग नाराज दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये बात सबसे बड़ी निकल कर आ रही है कि आपके यहाँ जो लोग रूठे थे, विधानसभा में सीट नहीं मिली थी, उनको मनाने के लिए ऐसा काम किया गया। तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी गौरव मिश्रा? देखिए, शिल्पी जी का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित तरीके से संगठन को चलाती है और सभी दृष्टि से जहां पार्टी की आवश्यकता होती है, इन व्यक्तियों की सबकी उपयोगिता है और सबका उपयोग भरपूर लेती है पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे बूथ का एक कार्यकर्ता हो। रही नाराजगी और खुशी की जहां तक बात है, तो जनता ने नोटबंदी के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किया और समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सारे दलों को जहां होना चाहिए वहीं बिठा करके रखा, तो उसका सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात जहां तक व्यापारियों के व्यापार की जहां तक बात है, तो आज देखिए कारोबार सबका बढ़ा है, आज इकॉनमी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की इकॉनमी दूसरे नंबर की इकॉनमी हो गई पूरे देश में। और जीएसटी का ही कलेक्शन देख लीजिए, सिर्फ कुछ शहरों का भी अगर आंकड़ा देखेंगे तो एवरेज जीएसटी का कलेक्शन वो बढ़ करके 35% औसत आएगा, सभी जिलों में बढ़ा है पिछले सालों में। तो मेरा सीधा मानना है कि व्यापार भी बढ़ा है, कारोबार भी बढ़ा है। ऑनलाइन की जहां तक बात है, ठीक है, ऑनलाइन की मार जरूर पड़ी है रिटेल व्यापार में, लेकिन साथ ही साथ रिटेल कारोबार का भी साइज बढ़ा है, तभी तो जीएसटी भी बढ़ा है। तो इसको इस दृष्टि से देखना उचित नहीं है। सुरक्षा आप नहीं दे पा रहे, मन बना लिया है कि केंद्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। जल जंगल जमीन और पीएसयू आपने बेच दिए, आपको कोई वोट क्यों देगा? आपको कोई वोट क्यों देगा गौरव जी? क्यों वोट देगा? जीएसटी के फायदे नहीं बता पा रहे हैं आप, एक कर आप नहीं ला पा रहे हैं और सारे आपने पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच दिए और आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। ये देश में सरकारी बची है, उपक्रम सरकारी नहीं बचे, रोजगार बच्चों के पास नहीं है, युवा हताशा में है और सबसे ज्यादा बेरोजगार ने आत्महत्या आपके शासनकाल में की है। इन 10 सालों में 25,000 से अधिक युवाओं ने गिरफ्तारी करी है, अधिकारी कांपने हैं, इसको झूठा करेंगे आप। और समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस सबके सामने है, हमारा प्रतिशत बढ़ा है, वोटर्स का हमने विश्वास बढ़ा है, आप उसको झुटा नहीं सकते। 36% वोट लेके आए समाजवादी पार्टी विधानसभा में, झूठ मत बोलिए, अब आपका झूठ खुलने का समय है। ये बेचैनी सिर्फ इतनी सी है, झूठ जनता के बीच में है। आपने बाजार खत्म कर दिए, ऑनलाइन शॉपिंग को इतनी प्रमोशन है कि बाजार खत्म हो गए, फुटपाथ के दुकानदार खत्म हो गए, पुरानी परियोजना खत्म हो गया। आपका सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग आपका हमारी सरकार काम करती है, आप नहीं गिना पाते, आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, दुनिया आपसे पूछेगी, आपसे बताइए आपके कारोबार को ठप करने की स्थिति आपने क्यों बना दी गौरव जी? नेतागिरी 3 सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ेगी, सिर्फ चुनाव जीतेगी और उसके बाद जनता के लिए कोई काम नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक वर्ग को रोजगार दिया है और वो वर्ग है नेता, वो वर्ग है कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नेताओं को रोजगार देने वाली पार्टी है। ठीक है गौरव जी, ठीक है शिल्पी जी, रोजगार नहीं दे पा रही है। ठीक है दयाराम जी, मेरी सर आवाज मिल रही है आपको? जी सुनील भाई। सर आपने सुना होगा, शिल्पी जी को सुना होगा, आप एनडीए के अलायंस में हैं और नया अभी आप लोग मिले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से 8 लोगों की जो लिस्ट आई है, नाम सामने निकल कर आए हैं,
क्या आपको लगता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश का रास्ता आसान होगा दिल्ली के लिए? देखिए सुनील भाई, सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद। 8 ही नाम क्यों देख रहे हैं? अभी तो बहुत सारे नाम आएंगे। तो शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं ना सर, जो नाम शुरुआत से आए उस पर चर्चा कर रहे हैं अभी। जी जी जी, जैसे आते जाएंगे चर्चा करते जाएंगे सर। और आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, अभी तो बहुत सारों की लंबी लाइन है, पूरी लाइन है। अब शिल्पी जी उसमें किस लाइन में से किसको रोकेंगे वो शिल्पी जी जाने। और रही बात उत्तर प्रदेश में विकास की, पहले 8 में आप लोग हैं ही नहीं भाई। राजभर साहब को कहिए कि अभी मोदी जी के साथ पीछे थे, लोगों को दिख नहीं रहे थे, दूरबीन लगा के लोगों को देखना पड़ा था कि राजभर साहब स्टेज में कहाँ हैं। तो अब पहले 8 में भी आप नहीं आए। अरे दयाराम भार्गव जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका जो एनवाई समीकरण है वो टूट चुका है। आप कहाँ आपके चले बनारस के सुनील भाई, या तो इन्हीं से बुलवा लो। एक सेकंड शिल्पी जी आपके पास आएंगे। एक सेकंड शिल्पी जी आपके पास आएंगे। जी दयाराम जी सुनील भाई जी ऐसे डिबेट नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है। प्रथम बार है, प्रथम देखते हैं, एक बार हो जाए उसके बाद करते रहिए। ठीक है शिल्पी जी आपके पास आएंगे और लोगों को बोलने का मौका दीजिए। आपके पास आएंगे मैडम। ठीक है शिल्पी जी, ठीक है। ये काम तो आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, विपक्ष की आवाज गला घोटने वाले। ठीक है मैडम, ठीक है शिल्पी जी, ठीक है, क्यों नहीं बोलने देंगे? ठीक है। दयाराम जी देखिए यही कंपटीशन है सुनील जी। देखिए, जब हम हरे कुर्ते वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2017 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे और 2019 में हम अलग हुए, तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को पर अलग हुए। उत्तर प्रदेश में जो 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना था वो मुद्दाएं थे उनमें, और जातिवार जनगणना, ऐसे कई जो 5 मुद्दाएं हैं उसमें से 2 मुद्दाएं आपके सामने हैं। अभी आप देखिए, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने जा रही है। जो 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को मिला है उसके वर्गीकरण के लिए, और स्वयं जो निकल के आ रहा है पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, तो पिछड़ा को 7%, अति पिछड़ा को 9%, अत्यंत को 11%। ये जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है, ये तमाम उन जातियों को लाभ मिलने जा रहा है जिन जातियों का वोट समाजवादी पार्टी बोरा भर भर के लेती थी, और विकास केवल अपने 2-1 लोगों का करते थे, बाकी किसी का नहीं करते थे। इसलिए समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन और ओम प्रकाश राजभर जो गए हैं तो इतनी ताकत बन के गए हैं, ये क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी हिस्साधिकार देना ही नहीं चाहती। अब आप देखिए, 17 जातियों में जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करना था सुनील भाई, उसमें भर राजभर को उत्तर प्रदेश सरकार ने माना इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो 4थी बार दिया है, 14 जुलाई 2023 को दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया है कि आप पत्रावली बनाकर केंद्र को भेजें। वो प्रस्तावली तैयार हो रही है। कई जिलों में भर राजभर का जो है सत्यापन भी हो गया है, सर्वे हो गया है, उसके माध्यम से वो पत्रावली बन करके केंद्र को जा रहा है। दूसरी बात, रोहिणी आयोग का अगर सिफारिश लागू हो जाएगा तो सबको हिस्साधिकार मिलेगा, तो समाजवादी पार्टी ने हिस्साधिकार कभी देना सीखा नहीं, उसने और रही बात हमारी मोदी की, तो समाजवादी पार्टी को पता होना चाहिए, यही जब 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2013 को कोर्ट करके सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि जो पिछड़ी जाति की 27 आरक्षण है उसमें केवल 10-12 जातियों को लाभ मिल रहा है। आप सामाजिक न्याय दायरे में ला करके सर्वे करा करके सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने, लेकिन उस समय समाजवादी ने काम नहीं किया। ठीक है दयाराम जी, ठीक है। सुनीता जी आवाज मिल रही है? सुनीता जी, सवाल मेरा आपसे ही है, आपने सुना होगा वैसे सब लोगों को। मैं सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि जो 8 लोगों की सूची नाम दिया है जेपी नड्डा जी ने, और 2024 को लेकर हर पार्टी तैयारी कर रही है, तो विपक्ष के लिए क्या कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है?
देखिए, कोई भी मुसीबत मिला सकता है। इसमें आप देख लीजिए कि तारिक मंसूर जी को उपाध्यक्ष बनाना, ये अपने आप में है कि इनका मुसलमानों के वोट के लिए उन्होंने जो इनको उपाध्यक्ष बनाया। विधानसभा में इन्हें एक भी टिकट नहीं दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा में कितने मुसलमानों को टिकट देंगे। सबसे पहली बात तो मुसलमान इनके कहने पे आने वाला नहीं है। इस तरह से उनको उपाध्यक्ष बनाने पे उनको वोट कहीं से भी मिलने वाले नहीं है। भाजपा जो है मणिपुर में बिल्कुल जवाब नहीं देती है, हमेशा चुनाव के मोड़ में रहती है। जब ये पूरी की पूरी जो टीम नड्डा जी की है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाई गई है। आप उत्तराखंड में देख लीजिएगा, वहाँ के एक भी मूल निवासी को वहाँ पे जगह नहीं दी गई। सिर्फ जिन्होंने इंडिया नाम के ऊपर आवाज उठाई, बोला कि इंडिया नाम को हटाया जाए, उनको परमिशन देकर के खाली उनको ये टीम में जगह नहीं। तो ये तो अपने आप ही अपने चक्री में फंसने वाले हैं। जिस तरह से इनको सिर्फ चुनाव 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 दिखाई देता है और जनता की कहीं भी इनको कहीं भी चिंता नहीं है। या बेरोजगारी में बात नहीं करते हैं, आप महंगाई पे बात नहीं करते हैं। महंगाई आज चरम में है और इंसान हर व्यक्ति इसे त्राही कर रहा है, लेकिन इनकी जुबान नहीं खुलती है। ना इनकी महंगाई पे जुबान खुलती है, ना इनकी बेरोजगारी पे जुबान खुलती है। और इसी तरह से इनके मुंह में ताले लगे मणिपुर के लिए। और इसमें ये नई टीम तैयार कर रहे हैं। ये कहीं इंडिया नाम से इतने घबराए हुए हैं कि देखिए आप, जो विश्व में हमारी पहचान इंडिया के नाम से है। हम भी बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो इंडिया से आए हैं। आप इसको ही अब क्योंकि गठबंधन बन गया है, गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, तो इन लोगों को इतनी मुश्किल है, इतनी परेशानी हो गई, इनको इतने घबराए हुए लोग हैं कि इंडिया नाम की पहचान को मिटाने में चल गए हैं। तो इनको तो जनता ही जवाब देगी। आप कहीं ज्यादा दिन तक काट की हांडी बार बार नहीं करती है, ठीक है, जनता कब इनको जवाब देगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए आप भी देखेंगे और हम भी इस बात को जरूर देखेंगे। गौरव जी, सुनीता जी का कहना है कि जनता सब कुछ देख रही है, आप चाहे कोई भी नाम लाके रख दीजिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अब वो काट की आंधी किसको वो समझ रही है और किसको कह रही है तो वही समझे, क्योंकि भाजपा के लिए बोल रही हूँ, 2014 में भाजपा के लिए बोल रही पार्टी को ही देश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष के बाद दूसरी बार लगातार आशीर्वाद मिला। और जो हमारे पिछड़े हुए साथी थे जो कभी टूट गए थे, अब वो भी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये सीधा संकेत है। जनता ने हमें 55 साल तक, आप 70 साल बोलते हैं, लेकिन 16 साल एक सेकंड मैडम, एक एक करके ऐसे डिबेट नहीं, ऐसे नहीं मैडम, ऐसे नहीं सुनीता जी, ऐसे नहीं, शिल्पी जी ऐसे नहीं। मैं आपके पास आऊंगा, आपको समय दूंगा पूरा, एक एक करके। कहते हैं अपने काम पर ये वोट ठीक है, ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है। गौरव जी, लोगों को ऐसे नाम का सहारा लेना पड़ा क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में हाथ पाँव नहीं, पूरा शरीर ही इन लोगों का धंसा हुआ था। इसलिए INDIA शब्द का अक्षर का प्रयोग करना पड़ा और उसको बुलेट प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और शिल्पी जी एक सेकंड, शिल्पी जी एक सेकंड, आपके पास आएंगे, अपनी आप बात रख लेना, एक सेकंड। मणिपुर में बेटियों को जनता का भला होगा, जनता अच्छी तरह जानती है कि ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। अपने वंश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में भी इनको जनता छोड़ेगी नहीं। घर में बेटियां नहीं है, नाम बदलने, चोला बदलने, चुनाव लड़ना होता है, बदलने, तुम्हारे प्रधानमंत्री के मुंह से जबान गायब हो जाती है, मणिपुर के नाम पे आवाज गुम हो जाती है प्रधानमंत्री की। अरे इस पार्टी को डूब मरना चाहिए, डूब मरो, मणिपुर के नाम पर डूब मरो। भारतीय जनता पार्टी वालों, तुमको जो वोट दे वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता। तुम लोग जो मणिपुर में नग्नाच करा रहे हो वो जनता बताएगी, उसका जवाब देगी, जनता जवाब देगी। समय दूर नहीं है, जो नग्नाच तुम लोग मणिपुर में करा रहे हो, जंतर मंतर में बेटियों की जो इज्जत अफजाई तुमने कराई है वो सबका जवाब जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी को ये निर्भया कांड, ये मोहल्ले मोहल्ले जो निर्भया दौड़ रही है, बहुत भारी पड़ने वाला है। न रोजगार दिया तुमने, न सुरक्षा दी तुमने, तुम कैसे जीत के आओगे? किस मुंह से जीत के आओगे तुम लोग? किस मुंह से जीत के आओगे
तुम लोग बेटियां नंगी दौड़ाई जा रही हैं, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के मुंह में जवान नहीं है, प्रधानमंत्री बोल नहीं पाते, मुख्यमंत्री आकर इस्तीफा नहीं दे पा रहा है और इनकी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बोलती है लोगों के ऊपर, डराने की कोशिश करती है, उसी को डराना आता है। बेटियों की जिम्मेदारी, महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाली पार्टी क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं जवाब खोल रही है प्रधानमंत्री की, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी मतलब बेटियों को नंगा कराने वाली पार्टी, बेटियों की इज्जत नहीं कराने वाली पार्टी, कोई तुमको वोट नहीं देने वाला, कोई तुमको वोट नहीं देने वाला। हर व्यापारी के घर में बेटी है, हर डॉक्टर के घर में बेटी है, हर इंजीनियर के घर में बेटी है और हर नेता के घर में बेटी है। तुम एक बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते हो, तुम लोगों के हाथ में बेटियां सुरक्षित हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी का महिला सुरक्षा और सम्मान। महिला सुरक्षा और सम्मान के नाम पर तुमने कौन सी सरकार चलाई है? मणिपुर जवाब मांग रहा है, जंतर मंतर तुमसे जवाब मांग रहा है, क्यों तुम्हारा मुख्यमंत्री, क्यों तुम्हारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मुंह में आवाज नहीं है, क्यों नहीं बोल पा रहा प्रधानमंत्री 77 दिनों तक कुछ नहीं बोल पाया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के मन की बात में मणिपुर के लिए क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, जवाब दिलवाइए। मणिपुर के लिए मन की बात में प्रधानमंत्री के मन की बात क्या है, क्या है प्रधानमंत्री के मन की बात, प्रधानमंत्री के मन की बात ठीक है, ठीक है शिल्पी जी, गौरव जी ठीक है, शिल्पी जी गौरव जी ठीक है, ठीक है, बहुत हो गया आप लोगों में। मैं इस मुद्दे पर आते हैं, हम सवाल करते हैं कि मणिपुर की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, बहुत जगह महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ हम सबको अच्छे से पता है। कोई एक स्पेशल राज्य ऐसा नहीं है, हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है जहां पर ऐसा हुआ कदम उठाने चाहिए। लेकिन केंद्र की क्या जिम्मेदारी बनती है मैडम, मैं कह रहा हूं ना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ बताइए ना, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, पश्चिम बंगाल में हुआ उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, बिहार में हुआ मैडम उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। और लगातार मुख्यमंत्री कह रहा है पिछले 80 दिनों से। ठीक है शिल्पी जी, दयाराम जी, ठीक है शिल्पी जी आपके पास आएंगे, ठीक है जी दयाराम जी। जी सुनील भाई, अभी मैं सुन रहा था शिल्पी जी को, अभी मैं सुन रहा था सुनीता जी को। देखिए मणिपुर का जो कांड हुआ है उसकी मैं भूरी भूरी बिल्कुल उसका आत्म जो कहता है ना कि बिल्कुल गिर जाना, मैं उसको भूरी भूरी ठीक है उसके भर्त्सना करता हूँ। और देश की सरकार, चाहे वो राष्ट्रपति महोदया हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो, वहां पे जो इस तरह का कृत्या करने वाले हैं उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मणिपुर चला जाए, ढाया जाए उसका घर। हम चाहते हैं देश में कानून का राज्य हो, वहां पे मणिपुर में भी कानून का राज्य हो, लेकिन जो इस तरह का कांड करने वाले हैं वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। दूसरी बात, दुष्कर्म चाहे मणिपुर का हो, दुष्कर्म चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बच्चे हैं, बच्चे से गलती हो जाती है। कांड कोई भी हो, दंगा चाहे मुजफ्फरनगर का हो और डांस चाहे सैफई महोत्सव हो, कोई अच्छा नहीं होता। अपनी करनी और कथनी भूल जाना, दूसरों को याद दिलाना। अरे सुनो भाई मोहतरमा, सुनो, अरे सुनो ना भाई, ये बड़ी समस्या है शिल्पी जी, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में जो दंगा होता था, हर दिन होता था, वो अब नहीं होता है। उससे समाजवादी पार्टी पीढ़ी से है, और ये हम नहीं कह रहे। उत्तर प्रदेश की जनता कहती थी कि गुंडों की सरकार। हमने बार बार इस चीज को कहा है। जो समाजवाद की प्रकाष्ठा बताते हैं, समाजवाद की धारा बताते हैं, कहाँ है समाजवाद? जिस समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं अखिलेश यादव जी है, जो अपने पिताजी की विरासत छीन करके स्वयं विरासत लेते हो, वहाँ समाजवाद कहाँ है? जो मुखिया श्री अखिलेश यादव जी अपने चाचा को बेइज्जत करके बाहर करते हो, उनको बेइज्जती इतनी होती है, अपनी पार्टी बनाते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी।
उसके बाद फिर अपनी पार्टी को विलय करते हैं। कहाँ समाजवाद है? समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक सांसद चाहे वर्तमान में हो या पूर्व हो, सारे के सारे उनके नेतृत्व में अपने आप को जो है अपमानित महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया, पीडीए तो वापिस आ गया भाई। ओम प्रकाश राज भर एनडीए में आ गए, दारा सिंह चौहान आ गए, ऐसे तमाम लोग पीडीए के जो लोग हैं वो सारे एनडीए में आने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की खिसकती हुई जनाधार ये सता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की जो ताकत है वो एनडीए में चली गई है, जो पीडीए है पिछड़ा दलित माइनॉरिटी वो एनडीए के साथ चली गई है। इसलिए हमारी शिल्पी बहन जी को बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द ना हो, काम करिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को 4 बार की शासन में किसी को हक अधिकार नहीं दिया, रुलाने का काम किया, नौकरियों से वंचित करने का काम किया, शिक्षा आपने दिया नहीं, रोजगार आपने दिया नहीं, और आज आप बात कर रहे विपक्ष में। आप तमाम तरह की बातें आप करते थे, जो आपको देना था तो आपने दिया नहीं। इसलिए मैं सुनील भाई यही कहूँगा, ठीक है, समाजवादी पार्टी की करने में बड़ा ठीक है शिल्पी जी, ठीक है दयाराम जी, ठीक है सर। डिबेट अलग तरीके से जारी है सर, हमने 8 चेहरों पर जिक्र किया है, डिबेट जारी है मणिपुर पर। ऐसे डिबेट नहीं मैडम, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। गौरव जी, मैं सवाल आपसे करता हूं, जो 8 लोगों का नाम इसमें जिक्र किया गया उसमें आपने मुसलमान को खुश करने की बात की। लक्ष्मीकांत जी ब्राह्मण चढ़ा, बहुत बड़ा चेहरा है, 4 बार से विधायक रह चुके हैं, बहुत प्रख्यात चेहरा है उत्तर प्रदेश से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने 8 नामों को चुना है, तो आपको क्या लगता है जातीय समीकरण के हिसाब से आपको उनसे फायदा हो पाएगा? और सबसे बड़ी बात ये कि वेस्टर्न यूपी से वोट बैंक क्या आपको मिल पाएगा? देखिए, सारे प्रश्न 2022 चुनाव के पहले भी उठते थे, और पहले एक बात तो मैं साफ करके सुनेंगी कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को संगठन में लेती है या पदाधिकारी बनाती है तो उसको खुश करने के लिए नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, राष्ट्र की उन्नति, देश का विकास, प्रदेश की जनता का, जो समाज के सबसे पीछे पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, वहां तक राज्य की सरकार की चलाई जा रही योजनाएं और केंद्र की योजनाएं पहुंचे, उसको सुनिश्चित करना। और उस दृष्टि से जो व्यक्ति सबसे सुयोग्य होता है उस कालखंड में, उसको भारतीय जनता पार्टी लेने का प्रयास करती है। हो सकता है कि कभी इसमें ऊंच नीच हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन एक जो सैद्धांतिक कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रदेश की जनता को विकास की तरफ ले जाना होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भागीदारी की भी जहां तक बात है, सीधी सी बात है, हमारा समाज अलग अलग जातियों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भाषा बोलियों से मिलकर के बना हुआ है, तो सबकी सहभागिता भी होनी चाहिए, उसको भी सुनिश्चित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसको भी ध्यान में रखती है, ऐसा नहीं कि हम उससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अपीजमेंट नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, तुष्टीकरण नहीं करती है। जिस तरीके से तुष्टीकरण की नदी में नहा करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई भी दल हो, बिना तुष्टीकरण के इनकी राजनीति की दुकान सजती ही नहीं। और यही कारण है कि इस तुष्टीकरण ने प्रदेश और देश का सर्वाधिक नुकसान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर से ही उसको छूने का प्रयास नहीं किया जाता है, चाहे हमें चुनाव में सफलता मिले या ना मिले। लेकिन हाँ, यही रणनीति प्रदेश की जनता को सुहाती है, उसे अच्छी लगती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन करके आती है। 2022 में कितने तरह की बातें उठी थी, आप देखिए, पश्चिम में वोट नहीं मिलेगा, जाट नाराज है, पूरब में ब्राह्मण नाराज है, इस तरह के नैरेटिव के आधार पर अब विपक्ष चुनाव जीतेगा। इसमें काम क्या आधार, कभी सड़क से उतरा ट्विटर के अलावा, ट्विटर और किसी के अलावा कभी सड़क पर ये दिखाई नहीं दिए, और जनता के बीच में जाके कहते हैं कि हमको चुनो, किस आधार पर चुने? माफियाओं और अपराधियों को के प्रोडक्शन के लिए चुने, उनको बनाने के लिए चुने, भ्रष्टाचार की नदी चल बढ़ाने के लिए चुने, किस लिए चुने? आखिर उनके पास क्या है? वही भारतीय जनता पार्टी के पास अपने विकास कार्यों का एक बड़ा लंबा आंकड़ा है, और जमीन से जो दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है गौरव जी। सुनीता जी, हमें कोई काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 2024 के भी चुनाव में, ठीक है, आपके मन की बात मणिपुर में सुनने से कर दिया इनका। ठीक है गौरव जी, ठीक है। सुनीता जी, जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि हम हर वर्ग को, हर जात को साथ लेकर चलते हैं, 2024 को लेकर विपक्ष हो चाहे एनडी हो, सभी लोगों ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि पुरानी कहावत है कि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 8 चेहरों का ऐलान कर दिया गया, अब 2024 में देखरेख में यही सब कुछ देखेंगे उत्तर प्रदेश में। सवाल मेरा आपसे मैडम ये है
कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष इन नेताओं जो 8 चेहरे दिए हैं इनके टक्कर पर कोई अपने चेहरे दे पाएंगे, और जातीय समीकरण को सुधारने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जो ये टीम बनी है, ये सिर्फ एक लोकसभा चुनाव के हिसाब से इन्होंने बनाई है, लेकिन इन्होंने कई राज्यों को अनदेखी की है। जैसा कि मैंने बोला कि हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, उसमें इन्होंने कोई भी एक जगह, वो भी जिन्होंने इंडिया नाम का विरोध किया, उनको इन्होंने जो है पुरस्कार देने के स्वरूप उनको वहाँ के टीम में रखा है। बाकी बिल्कुल अनदेखी उत्तराखंड की जरूरत की है, कि जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात कहना चाहूंगी, कैसे कि भ्रष्टाचार, ये बाहर से दूसरी टीम में, जब दूसरे में कांग्रेस के लोगों को, सपा के लोगों को, सबको ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन यही लोग अगर इनके पार्टी में जाते हैं, वो ये लोग उनको पुरस्कार, मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, अभी आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि उन्होंने जो है अजित पवार जी को मुख्यमंत्री पद, अच्छा वो लोग आए हैं तो आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कीजिए ना, आप उनको पुरस्कृत क्यों कर रहे हैं? आप उनको अपने कार्यकर्ताओं को आप अनदेखी करके आप बाहर से आए लोगों को जो भ्रष्टाचारी है, जिनको आप ईडी-सीबीआई का डर दिखाते हैं, उनको वो आपकी पार्टी में आते हैं, वो बिल्कुल स्वच्छ आते हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार को दिखाई नहीं देता, और ये उनको नवाजते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री पद से। तो ये पहले तो इसका जवाब दें कि ऐसा क्या कारण है कि जो लोग बाहर रहते हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं, इनकी पार्टी में आते हैं तो बिल्कुल साफ होते हैं और अच्छे हो जाते हैं, वहाँ इनके ना ईडी जाती है ना वहाँ सीबीआई जाती है, कुछ नहीं ये करते हैं। तो भ्रष्टाचार की बात तो ये करे ना, जनता ने इनको देख रही है कि इनका कितना दो तरह का इनसे दोगली नीति चल रही है इनकी, ये बोलते करनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बिल्कुल भी अपनी बातों में अड़िग नहीं रहते हैं, कहीं इनका अलग। अब मणिपुर में देखिए, इन्होंने क्या मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगा, उसके पहले कम से कम हमारी प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा। मैडम, मणिपुर का बार बार जिक्र हो रहा है, ठीक है, मणिपुर की घटना का हम कहते हैं कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जो हुआ होना नहीं चाहिए। जिक्र आपने एक बार भी छत्तीसगढ़ का नहीं किया, जिक्र आपने एक बार भी नहीं किया राजस्थान में, जहां पर खुद नेता सदन में खड़े होकर कहता है कि महिलाओं की नहीं सुनी जाती और इस्तीफा मांग लिया जाता। जिक्र आपने पश्चिम बंगाल का नहीं किया, जिक्र आपने बिहार का नहीं किया, चाहे कोई सा राज्य हो मैडम। और वो देखिए, मैं आपसे कहा है कि महिला सम्मान सर्वोपरि है, हमारे यहाँ महिलाएं बिल्कुल सर्वोपरि है, राज्य चाहे कोई है, सरकार चाहे कोई हो मैडम, हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जिस राज्य को खुद प्रधानमंत्री जी देख रहे हो और प्रधानमंत्री जी उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ इतनी देर क्यों अभी तक प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? वहाँ आप दूसरे राज्य की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, लेकिन यहाँ तो खुद प्रधानमंत्री जी आराम से उसे इस्तीफा ले सकते हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर रहे ये आप मुझे बताइए ना। जिस समय वो महिलाएं उनको मदद की जरूरत थी, मैं जवाब लेता हूं। प्रधानमंत्री, ठीक है गौरव, जल्दी से जवाब, जल्दी से। जो इस्तीफा सबसे ज्यादा रेप के केसेस राजस्थान में हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी से ले लीजिए इस्तीफा, उनसे तो नहीं मांगे आपने। तरफा सिलेक्टिव नैरेटिव नहीं चलेगा। आप केवल मणिपुर का गाना गाएंगे, मणिपुर का गाना गाएंगे और कोई भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है। मणिपुर में जो घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन वही जब दूसरे समाज की बेटियों के साथ घटनाएं होती है तो आप सभी लोग मणिपुर में भी मुख्यमंत्री को तुरंत हटाना जाना चाहिए था, और अभी तक वहाँ की क्यों खराब है, आप उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? आप इसे बताइए, आपकी गृहमंत्री थे वहाँ पे, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं, और वो भी जब आते हैं तो शर्म करने वाली बात है, अपने राज्य के बारे में ना बात करके आप मणिपुर, आप जो है राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्यों प्रधानमंत्री जी को सभा देता है? ठीक है सुनीता जी, गौरव जी, ठीक है, आपके पास दोनों लोगों के पास आएंगे। दयाराम भार्गव जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? मिल रही है जी सर। सर सवाल यही निकल कर आता है, जो 8 नाम दिए गए हैं, अब क्या अंदाजा लगाया जाए, किस प्रकार से देखा जाए? सभी वोट बैंक को साधने के लिए पहली लिस्ट में नाम जारी किए गए, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे गुर्जर की बात हो, चाहे वो और भी समुदाय की बात हो, और भी जाति की बात हो। देखिए, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी एनडीए के गठबंधन में इसलिए गई है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सभी की प्रतिनिधित्व जो है देश और प्रदेश की राजनीति में है। क्योंकि जो भी अपने समाज की नुमाइंदगी करता है तो उस समाज का मुखिया जो होता है अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है,
और समाज के नाते अगर जब तक वो कुछ मंत्री विधायक सांसद नहीं बनाएगा, सत्ता में नहीं जाएगा, तो अपने समाज का भला नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया बहुत बढ़िया लिया है। हम एनडीए में सहयोगी के नाते इसका हम बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आपको लगता है कि जहां जहां से बीजेपी कमजोर है, खासकर अगर देखा जाए वेस्टर्न यूपी की बात की जाए, तो ये आपका बैलेंस कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर पार्टियां अपनी बैलेंस बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की थोड़ी बना रही है। विपक्ष में चले जाइए, आप देखिए विपक्ष में सब लोग खड़े हो रहे हैं, सब अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है कि जो आपके रूठे हुए थे उनको मनाया है, उनको विधानसभा में टिकट नहीं मिली थी लक्ष्मी जी को, उन लोगों को आपने मनाया जिसका खामियाजा 2024 में ना भुगतना पड़े। नहीं, देखिए, बड़ी पार्टी है, क्या है क्या नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी, उनका अपना दल है, संगठन है, वो लोग जो निर्णय ले रहे हैं ये उनका मानना है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यही कह सकता हूँ कि एनडीए गठबंधन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया होगा ठीक ही लिया होगा। तो ये 8 चेहरे को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या मजबूत होगी बीजेपी? और बिल्कुल और मजबूत हो गया, सशक्त हो गया है। ठीक है, शिल्पी जी। जी, मेरी आवाज मैडम आपको मिल रही है? उनका कहना है कि ये 8 चेहरे आने के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगी। देखिए, ये 8 चेहरे तो जहाँ थे वहां से ही वहीं इधर से उधर हो गए हैं। और हर पार्टी, जैसे दयाराम जी कह रहे हैं कि हर पार्टी अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम करती है। सामने लोकसभा चुनाव है, तो इसका उनको अधिकार भी है और इसका जो भी उनके घटक दल होंगे वो उसका स्वागत भी करेगा। लेकिन क्या चीजें बदलेंगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि जगह पोजीशन बदलने से चीजें नहीं बदलती। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व से इस देश की जनता के जो सवाल हैं वो सवाल हैं बेरोजगारी पे, वो सवाल हैं महंगाई पे, वो सवाल हैं महिला सुरक्षा और महिला के सम्मान पे। राष्ट्रीय नेतृत्व पे अगर जनता ये पूछेगी कि बताइए हमारे बच्चों को आप 10 साल में मात्र 7 लाख नौकरियां दे पाए, अगर वो ये पूछेगी कि आप कहते थे अब की बार महंगाई की मार नहीं चलेगी ये सरकार और आएगी मोदी सरकार, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आज महंगाई कहाँ है? आप कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई और हमें तो दिख रहा है कि शहरों में दुकानें बंद हैं, मॉल खत्म हो चुके हैं, 80% दुकानें मॉल्स में बंद हो गई हैं और उस पर लिखा है कमिंग सून, अराइविंग सून। तो ये कहाँ अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है? हाँ, अर्थव्यवस्था उनके अपने संगठन वालों की अच्छी हो रही है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोजगार देने वाली पार्टी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दयाराम भार्गव जी ने कहा कि जब तक नेता, कोई व्यक्ति अपने समाज से विधायक और सांसद नहीं बनेगा तो समाज की उन्नति क्या करेगा? तो बिल्कुल सही बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ नेताओं की एक खेप खड़ी कर रही है, उससे इस देश की 140 करोड़ जनता का भला हो रहा है, तो हो सकता है इस देश में 84 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी बताती है कि हम 84 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपने रोजगार क्यों नहीं सृजित किया? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप किसी भी प्रदेश की बात करें, मैं तो समग्र पूरे देश की बात कर रही हूँ, वहाँ स्टेट लेवल पे जिसकी भी सरकार हो, आप केंद्र में हैं, आपने क्या प्रयास किए, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, या सबसे ऊपर मणिपुर हो, जहाँ पर लोग इस तरीके से सामने आ गए और अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो गया है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, इस पर भी सवाल जनता मांगेगी। ठीक है, केंद्र में उसी सरकार को लेके आएगी जो इन सब बातों पर उन्हें जवाब दे सके। संगठन कोई महत्व नहीं रखता जनता के लिए। ठीक है, दयाराम जी आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सर, मैं गौरव जी के पास जाऊंगा। देखिए, अभी हमारी शिल्पी जी जो है बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर लेती हैं। जिस समाज की नुमाइंदगी देना था आपने दिया था क्या? आप बताइए। इसी समाज में बंजारा था, अर्कबंसी था, बोरा भर भर के वोट है उत्तर प्रदेश में, एक भी अर्कबंसी बंजारा को आपने सम्मान नहीं दिया। बहलिया है इसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक सुन तो लीजिए नेताजी, सुन लीजिए,
हम वो भी देखेंगे। शिल्पी जी, एक सेकंड शिल्पी जी, शिल्पी जी एक सेकंड, मैडम आपके बीच में कोई नहीं बोला। शिल्पी जी एक सेकंड, शिल्पी जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपको मौका देंगे, आपके पास आएंगे। ठीक है, सुनना करिए। ये शिल्पी जी को टारगेट करके बात करेंगे तो मुझे आप अपनी बात रखिए, अपने हिसाब से बात रखिए। जब सरकारी उपक्रम नहीं बचे हैं की छूट आप किसको देने जा रहे हैं? कौन सी सरकारी नौकरी है नागरिक को आप ले जाके फिट कर देंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने रोजगार सृजित किया है? मुझे तो इसी का जवाब दे दीजिए। ठीक है शिल्पी जी, ठीक है दयाराम जी जल्दी से। साल में ठीक है मैडम, ठीक है शिल्पी जी, ठीक है दयाराम जी जल्दी से। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी की सरकार थी तो इन्हों को केवल यादव दिखता था। आप उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है कितने विधायक कितने सांसद रहे हैं। वहाँ पे राजभर चौहान साहब प्रजापति गणेरिया महलिया कई हिस्सेदारी नहीं थी, तब इनको हिस्सेदारी याद नहीं आती थी। कचार जाति इनको नहीं याद आता था, बहलिया याद नहीं आता था, बंजारा नहीं याद आता था। जब इसका अधिकार देना था सुनील भाई तब ये उनको वंचित रखते थे। और या तो 17 जातियों को जो अनुसूचित जनजाति में डालना था कि मंदिर का घंटा समाजवादी पार्टी ने बना रखा था इधर से उधर। जैसे कोई भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश में निकलता था सरकारी तो 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में पेट्रोल भेज करके जो केंद्र को भेजते थे। इसी तरह सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में इन्होंने उन लोगों को बरकरार करके रखा। इनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन कभी उसमें आने का काम नहीं किया। आज जब लोगों को हक अधिकार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, उनका विकास हो रहा है तो आज इन लोगों को चीज बता रहा है कि हम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कुछ दिया ही नहीं। अगर दिया होता तो 17 का चुनाव हारे, 19 का हारे, 22 का हारे, 24 भी आपके सामने है और आप पीडीए की बात करते हैं। ठीक है शिल्पी जी, ठीक है दयाराम जी, ठीक है सर, ठीक है मैडम, ठीक है गौरव जी जल्दी से। ठीक है बात पूरी कीजिए दयाराम जी, बात पूरी कीजिए। शिल्पी जी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद गौरव जी के पास जाएंगे। शिल्पी जी बात पूरी कीजिए, दयाराम जी बात पूरी कीजिए। मुझे आप बार बार ये कहते हैं कि हम आरक्षण ले रहे हैं, रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद हम ये कराएंगे वो कराएंगे, बड़ा अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। नौकरी दिलवाएंगे कहाँ मुझे ये बताइए? जब सरकारी उपक्रम बचे नहीं है दयाराम जी जवाब दीजिए जल्दी से। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कहाँ दिलाएंगे? कौन सा सरकारी उपक्रम बचा? आप सरकारी नौकरी दिलाएंगे आरक्षण के आधार? ठीक है मैडम, ठीक है गौरव जी आवाज मिल रही है सर? जी सुनील जी। विपक्ष का लगातार यही कहना है, शिल्पी जी का यही कहना है कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं चलेगा, आपको काम करना चाहिए। देखा जा रहा है कि इकोनॉमी हमारी डाउन है, क्षेत्र में आपकी देखी जा रही है छवि खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं, महिलाएं महफूज नहीं है, तमाम ऐसी खामियां बता रही हैं जो सरकार ने नहीं कर पाई। जनता आकर विश्वास आप पर कैसे करे? कहाँ से ये सब आंकड़ा शिल्पी जो उठा करके लाती है? लगता है अध्ययन नहीं करती है, फिर बैठ जाती है चीखने चिल्लाने के लिए। तो उससे इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बेहतरीन राज्य बनकर के उभरा है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। देश जो है 11वें नंबर से 4वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। प्रति व्यक्ति आय 40,000 पहुंच गई। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? वंदे भारत आपकी पिछली पड़ी है, कहाँ नौकरी दे रहे हो? उनको सोने का टैबलेट दे रही है और फिर शोर निकल रहा है। रोजगार की बात कर लो, रोजगार की बात कर लो। युवाओं को कहाँ रोजगार देने वाले हो वो तो बता दो भाई। कहाँ यही काम रह गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने क्या काम किया है? यूपी में इन्वेस्टर समिट के लोग भाग गए, पूरे इनके निवेशक भाग गए। नरेंद्र भूषण को हटाना पड़ा, झूठे इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो। हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कहाँ हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जवाब दें। ट्रिपल इंजन की सरकार थी, ट्रिपल इंजन की सरकार इन्वेस्टर्स नहीं ला पा रही है। कौन सी फैक्ट्री लगी उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं क्या शुरू किया? सैमसंग हमने शुरू किया, HCL हमने शुरू किया, एक्सप्रेस वे हमने बनाया, बैठ गया। हमारे कामों के पीछे मत दो। कितने काम किए? काम बताओ, काम केंद्र सरकार का
नाम बताएं। चुनाव जितवाती है। केंद्र और सरकार 2024 में भी ऐसे प्रधानमंत्री थे केंद्र बने सरकार मोदी जी, काम और उन्होंने बताए। कहा है केंद्र सरकार काम बताए। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपने उत्तर प्रदेश में क्या काम किया? आप देखते रहिए, आपकी पार्टी के ऊपर आपके नेता नौकरियां हैं, हमारी पार्टी की चिंता करो। नौकरियां हैं। अरे भाई भर्तियां बताओ, भर्तियां बताओ, भर्तियां निकली, बैकलॉग की भर्ती। ठीक है। टेट वाले परेशान हैं। ठीक है शिल्पी जी, ठीक है गौरव जी, ठीक है शिल्पी जी, ठीक है गौरव जी, ठीक है। जनता देख रही है किसने क्या काम किया, ये वक्त बताएगा 2024 को लेकर। और अब आप लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। सुनीता जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, जल्दी से। देखिए मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी सोते जागते से चुनाव के सपने देखती है। इन लोगों ने जो है महंगाई और बेरोजगारी की का ही सपना दिखाया बेरोजगारों को उन्होंने कि हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन न ही ये महंगाई में लगाम लगा पाए और दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगार भी नहीं दे पाए हैं। तो जरूर इनको जो है इनको नुकसान इस बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगार इनसे बहुत आक्रोशित है और एक जो है मिडिल क्लास जो व्यक्ति है गरीबी के तरफ है, इनको जो है बुरी तरह से अभी इनको हार का सामना देखना पड़ेगा। और इनकी जो आज लोगों को जगह दी है, इसे कुछ भी यूपी में नहीं होने वाला है। इनको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो महंगाई कम करनी पड़ेगी, दूसरा इनको बेरोजगारों को रोजगार देने पड़ेंगे। तो हो सकता है मेरे ख्याल से इनको जनता इनको कुछ वोट देगी, वरना इनको अभी वोट नहीं मिलने वाले हैं। और ये 8 चेहरे इनके लिए बिल्कुल विफल होंगे, जिस तरह से महंगाई में लगाम लगाने के लिए बेरोजगारी न देने के विफल रही है। तो डबल इंजन की सरकार, इसी तरह से इनको जो है अब जल्द से जल्द यहाँ से रवानगी मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। गौरव मिश्रा जी आपका, सुनीता प्रकाश जी आपका, शिल्पी चौधरी जी आपका और दयाराम भार्गव जी आपका। सवाल इस बात का है, जो 8 चेहरे जेपी नड्डा ने दिए उसके बाद यूपी में किस प्रकार से ये देखा जा रहा है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कह रहा है कि चेहरा आ जाने से कुछ नहीं होगा, काम नहीं किया। वहीं बीजेपी और एनडीए समर्थन के दल कह रहे हैं कि काम हुआ है, जनता हम पर पूरा विश्वास करेगी। अब देखना होगा 2024 में जो नए चेहरे आए हैं, 8 चेहरों को जोड़ा गया है, वो क्या कुछ नया करिश्मा दिखाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।